नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान। मेरे इस चैनल स्टोमा बैग वॉरियर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आपको तो पता ही है मेरे इस चैनल पर आपको ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, क्योंकि खुद मैं एक परमानेंट इलियोस्टोमी पेशेंट हूँ। जी हाँ, 2022 में मेरी जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ऑस्टमी मेरे लाइफ में अब लाइफ टाइम रहेगी। तो मेरा जो कुछ अनुभव है ऑस्टमी के साथ, तो मैं इस चैनल पर व्यक्तिगत शेयर करता हूँ। जी हाँ, आप भी ऑस्टमी पेशेंट हो तो इस चैनल पर बने रह सकते हो। आज हम बात करेंगे कि नई सर्जरी होने के बाद कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि ब्लॉकेज होता है। जी हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। सर्जरी होने के बाद भी और लाइफ टाइम आगे भी ये प्रॉब्लम चलती रहती है। सर्जरी होने के बाद मेरे साथ ब्लॉकेज 2 दिन में ही हुआ था। मैंने थोड़ा कुछ रोटी वगैरह या चावल खाए थे तभी भी हुआ था, लेकिन हम पूरी तरीके से ऑस्टमी में आगे आगे बढ़ते हैं तभी भी देखा जाता है कि ऑस्टमी पेशेंट में ब्लॉकेज की समस्या बनी रहती है। जी हाँ, इलियोस्टोमी पेशेंट के मायने कोलोस्टोमी पेशेंट में ज़्यादातर ब्लॉकेज की समस्या रहती है, क्योंकि उनका कोलोस्टोमी पेशेंट में जो स्टूल आता है मोस्टली हार्ड तरीके से आता है। तो इलियोस्टोमी पेशेंट में ऐसा नहीं आता, क्योंकि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर होता है। तो इलियोस्टोमी पेशेंट में ब्लॉकेज ज़्यादातर नहीं होता। जी हाँ, होता है, क्योंकि हमारे खाने के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड हो सकता है, या कोई समस्या पेट के अंदर नई तरीके से उभरी हो तभी भी ब्लॉकेज की समस्या होती है। मेरे साथ भी सर्जरी होने के बाद 2 बार अभी तक, जी हाँ, 4 साल के अनुभव में अभी तक 2 बार या 3 बार हो सकता है कि मुझे ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा था। और ये ब्लॉकेज होने के बाद ना मैं हॉस्पिटल गया, क्योंकि हमारे गांव से हॉस्पिटल जो मुंबई में केएम हॉस्पिटल है वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई थी। तो करीब 550 किलोमीटर की दूरी पे है। और ब्लॉकेज की समस्या जब होती है तो तुरंत ही वो पेन बढ़ता है, इतने दूर भी आदमी नहीं जाता। तो मैंने खुद घर पे ही 2 या 3 बार ब्लॉकेज निकाला है। जी हाँ, ये कुछ मेरा अनुभव है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ब्लॉकेज क्यों होता है, मेरे साथ क्यों हुआ। तो ऑस्टमी पेशेंट में कुछ खाने पीने की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से या ईटी नर्स की तरफ से कि ग्राउंड नट जो कि नहीं खाना चाहिए। फाइबर से जो फूड होते हैं वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए। कुछ पेशेंट में तो साबूदाना खिचड़ी जो होती है वो भी अवॉइड करते हैं। तो कुछ पेशेंट में देखा है कि वड़ा पाव भी नहीं खाते, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उपवास के दिन मैंने साबूदाना खिचड़ी खाई थी। तो उस समय उसी रात को मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। पहले तो मैं नहीं समझा कि ये ब्लॉकेज है, मुझे लगा कि ये पेट की दर्द होगा, लेकिन एक 5-6 मिनट के या आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि ये पेट दर्द नहीं तो ब्लॉकेज है, क्योंकि इलियोस्टोमी पेशेंट में स्टूल हमेशा फ्लो होता है, बहता ही रहता है। तो उस समय मेरा जो स्टूल था पास ही नहीं हो पा रहा था, वो पेट में ही जमा था। और इतने बड़ा दर्द वहाँ पे क्रिएट होगा, इतना पेन हो गया कि मैं जगह पे से उठ भी नहीं पाता था उस दिन, उस रात। तब मैंने खुद ही देखा, ईटी नर्स से भी बात की, हमारी जो ईटी नर्स है उनसे बात की, उनकी कुछ सलाह ली और उनके माध्यम से मैंने घर पे ही मेरा ब्लॉकेज निकाला था। जी हाँ, तो ब्लॉकेज होने के पहले हम परिणाम उसके कुछ जानते, क्या असर पड़ता है हमारे बॉडी पे ब्लॉकेज होने के बाद। जी हाँ, वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द तो बहुत भारी मात्रा में होता है, और इसकी वजह से वीकनेस भी आ सकती है। तो इससे भी हम ब्लॉकेज से निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैंने घर पे ही निकालता। तो ईटी नर्स की सलाह मैं ज़रूर लेता हूँ कॉल पे, और उसके बाद में ब्लॉकेज निकालता हूँ।
तो जब मेरा ब्लॉकेज हुआ था तब मैंने क्या मेथड यूज़ किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, सबसे पहले ये शुक्रापिल सस्पेंशन नाम की दवाई है, ये मुझे डॉक्टर ने दी है। तो ये मैं पीता हूँ, पहले एक ढक्कन पीता हूँ और उसके बाद जो हमारा वाटर होता है उसे उबाल कर, जो वाटर स्टोमा के बाजू में जो गोल जगह होती है वहाँ पे मैं हल्का हल्का वाटर रखता हूँ, जिसकी वजह से जो स्टूल के अंदर जो स्टूल जमा हुआ है वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए। और इसके बाद मैं हमारी जो लिटिल फिंगर होती है उसे कोकोनट ऑयल लगाता हूँ। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद वो जी हाँ, लिटिल फिंगर पे नाखून ना होनी चाहिए क्योंकि मैं नाखून नहीं रखता और फिर बाद में स्टोमा के अंदर डालता हूँ। वहाँ से भी जब स्टूल जमा होगा तो वो भी आउटपुट हमारी लिटिल फिंगर स्टोमा में जाने के बाद निकल सकता है। और इसके बाद कुछ हल्की एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है, जैसे बेड पे ही करनी पड़ती है। हमारी जो सोने की जगह है उसे बदलना चाहिए, पैर अखड़ना चाहिए, पैर पेट के ऊपर पेट पर आने देना चाहिए। ऐसे ऐसे मूवमेंट करने के बाद भी जो स्टूल है वो उसका आउटपुट चालू हो सकता है। ये कुछ एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ ब्लॉकेज जब होता है तब। और इसके साथ ही जो जीरा वाटर होता है, जी हाँ, जीरा डाल के जो वाटर होता है गर्म करके गर्म पानी में, वो भी मैं पिया करता हूँ। तो ये सारे बहुत मेरे स्टेप है, इसके माध्यम से ही मैं मेरा ब्लॉकेज निकालता हूँ। और आपको जब ब्लॉकेज होगा तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि आप मेरी ही मेथड फॉलो करो को, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ईटी नर्स की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि ये देखा है मैंने कि जब ऑस्टमी पेशेंट में ब्लॉकेज होता है तो हर फार्मूला हर पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ पेशेंट में ब्लॉकेज निकालने का तरीका अलग भी हो सकता है जिसके इसके हिसाब से। तो ये मेरा तरीका था। आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप बताइए। और मेरे इस चैनल को आप चैनल पर जी हाँ शेयर ज़रूर कीजिए मेरा वीडियो, कि कोई तो भी ऑस्टमी पेशेंट के ये मदद के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, आप मेरे इस चैनल पर बने रह सकते हैं। तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।